गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। होपफुली इस बार आप सीए इंटर बहुत ही आराम से क्रैक कर जाओगे। और वैसे भी देखो, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही आसान है। भाई आसान भी नहीं है। बस क्या है कि भाई आईसीआई आपसे जितनी मेहनत मांगता है ना, या जो आप पेपर दे रहे हो उस पेपर के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत आपको करनी है। उतनी मेहनत आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने पढ़ाई करी, हम पास नहीं हुए। भैया आपने उस अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करी। आईसीआई की गाइडलाइंस है, आईसीआई आपसे कुछ चीज़ें मांगता है। फाउंडेशन में आपसे वो बेसिक नॉलेज मांगता है कि भैया आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंटर के अंदर वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगता है कि भैया आपको और ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए मेनली। और फाइनल में वो आपसे प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल नॉलेज मांगता है कि भैया वहाँ तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, वो तो आपको बिल्कुल सही तरीके से करने हैं। तो इंटर के अंदर आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। तो सर अब मुद्दे की बात पर आओ, टाइम बर्बाद मत करो, मुद्दे की बात पर आओ कि सर सीए इंटर ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है जो हमें ध्यान से करने हैं, कौन कौन से हैं जिस पे हम थोड़ा फोकस कम भी कर ले तो चल जाएगा। चलो, तो इसके लिए मैं आपको आज की क्लास या आज का सेशन लेता हूं और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी एग्जाम स्ट्रेटेजी सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती है। सर इसका क्या मतलब? देखो, हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है ना कि सर एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है ना वो हर किसी के लिए या हर स्टूडेंट के लिए अपनी पर्सनल होनी चाहिए, दूसरे की देख के नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये सुबह 5 बजे पढ़ता है तो मैं भी सुबह 5 बजे पढ़ूंगा। भाई हो सकता है कि भाई मेरे से सुबह पढ़ाई नहीं होती, मेरे से रात को होती है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, जिस जगह पे, और जो मेरा रूम था, मैं जहाँ पढ़ता था तो वहाँ पे शोर शराबा बहुत रहता था। तो मैं दिन में नहीं पढ़ पाता था, मतलब सुबह भी नहीं पढ़ पाता था, मैं रात को पढ़ता था। रात को बैठता था आराम से, सुबह 6 बजे 7 बजे तक लगातार मैं पढ़ता रहता था। फिर मैं सो जाता था, फिर दिन में उठता था। तो हालांकि मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि दिन में थोड़ा सा फिर उठने के बाद अजीब सा लगता था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो भाई मुझे दिन में, मतलब रात को पढ़ना पड़ा। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अपनी होती है। फिर भी मैं आपसे कुछ बातें आज शेयर करूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको कहूं कि भैया हमारे एग्जाम में क्या आएगा, तो हम बात करते हैं मई 2024, जिसका एग्जाम है 11 मई को। तो भाई हमारे कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको पता होगा कि भाई 30 मार्क्स जो है हमारे, 30 मार्क्स सर वो तो हो गए हमारे एमसीक्यू। और बहुत अच्छी बात है कि 30 मार्क्स एमसीक्यू हो गए हैं, जिस वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सर इससे कैसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? इससे ज़्यादा मार्क्स इसलिए स्कोर कर सकते हैं क्योंकि पहले अगर आपको एमसीक्यूज नहीं थे तो आपको वो सारे जो नंबर है, 30 नंबर, सब क्वेश्चन में जुड़ के आते थे। अब अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फिर आपको वो सारे नंबर चले गए। लेकिन एमसीक्यू आने के बाद आईसीआई के पास भी बहुत रेंज आ गई है कि वो आपसे अब छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारे सवाल पूछ सकती है ना? हाँ सर। तो अब बताओ क्या होगा, जो आपके एमसीक्यूज हैं वो कैसे बनेंगे? आपके जो एमसीक्यूज हैं, अगर आपने देखा होगा आरटीपी या एमटीपी के अंदर, तो और अगर मैं स्टडी मैट को छोड़ दूं, क्योंकि स्टडी मैट में तो ज़्यादातर आपके जो एमसीक्यूज हैं वो थ्योरी बेस हैं, और थ्योरी भी ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, कॉन्सेप्ट वाइज आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एमसीक्यू भी जो आएंगे ना आपके ज़्यादातर, यानी 30 में से जो मुझे लगता है, 30 में से मुझे लग रहा है 20 मार्क्स जो है आपके, 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो आपके होंगे प्रैक्टिकल बेस्ड प्लस कॉन्सेप्ट बेस, जिस पे प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। दूसरा 5 नंबर जो है, 5 नंबर के जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस होंगे, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस ही चीजें आपसे पूछेंगे। और बाकी जो 5 नंबर है वो आपके कह सकते हो कि आप थ्योरी बेस वो हो सकते हैं। ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है, मैं देखो अभी ये नहीं कह रहा, पर मुझे ऐसा लगता है जो आईसीआई की गाइडलाइंस आई है उस अकॉर्डिंग भी, और जो उन्होंने मॉक टेस्ट निकाले हैं उस अकॉर्डिंग भी ये सारे इसी तरीके से होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग करना है, यानी कि अब आपको ये पता चल गया कि सर थ्योरी पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देने की, थ्योरी पे अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, वो भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले से ही एक वार्निंग देके चल रहा हूँ कि भैया स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको जैसे सही लगती है आप वैसे ही करना। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि कंफर्ट जोन में मत रहना कि आपको लगे मेरी स्ट्रेटेजी तो सर कंफर्ट जोन में रहने की है। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी। यानी जहां आपको लगता था कि भाई मेरा कंफर्ट जोन जो है वो 4 घंटे का है, तो अब आपका कंफर्ट जोन जो है वो कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए। ऐसे करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करता हूं कि सर ये पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि सर ये एमसीक्यूज आपको करने कहां से है। तो एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बात बताऊं, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि देखो एमसीक्यू मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा मुश्किल आएंगे या बहुत ज्यादा सिंपल आएंगे। एमसीक्यू मिलते जुलते आएंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे, कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे। लेकिन सिंपल वाले भी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपने कहीं से भी जो क्लास ली है, आपने कहीं से भी क्लास ली है, ठीक है, तो वहां पे जो भी आपने देखा होगा या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको कराए होंगे, तो अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं लिखे हैं और आपको पता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ के बिल्कुल एक दिमाग में कंठस्थ करना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा दिमाग में, तब जाके आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज भी रहोगे। ठीक है, ठीक है। चलो, एमसीक्यू तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 एमसीक्यू के लिए कि भैया अब एमसीक्यू करे कहां से। सर एमसीक्यू करने के लिए आपको एमटीपी मिल जाएगा, उसके आईसीआई की वेबसाइट पे एमटीपी आपको मिल जाएगा, आरटीपी मिल जाएगा, आरटीपी में जितने हैं वो कर देना। और स्टडी मैट के अंदर, स्टडी मैट के अंदर आपके ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं होते, 10 से 15 एमसीक्यूज ही होते हैं। तो स्टडी मटेरियल में जो आपके एमसीक्यूज है वो कर लेना। अब स्टडी मटेरियल में भी जो आपको एमसीक्यूज करने हैं ना, वो आपको सारे चैप्टर्स के मत पढ़ना। वैसे मैं आपको बताऊं सारे पढ़ लेना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 से 15 है, आपको पढ़ना है, उसका आंसर भी देखना है और देखते रहना है कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम भी आपको लगेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें क्वेश्चन कोई लिखने वाले होते नहीं हैं, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड ही उसमें दे रखे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ एमटीपी और आरटीपी की, तो एमटीपी और आरटीपी में और जो आपके अदर जो आईसीआई ने ये एमसीक्यू दिए हैं, तो उसने इसके अंदर है ना बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज पूछे हैं, जो मुझे लगता है कि कम से कम 20 नंबर के आपके आएंगे। तो ये ध्यान से करना, एमटीपी और आरटीपी के जो एमसीक्यूज हैं इनको अच्छे से ध्यान से करना है। फिर आगे, सर जब आप एमसीक्यू करोगे, अच्छा एमसीक्यू और कहां कहां से कर सकते हो, पॉइंट नंबर 3, सर एमसीक्यू आप कर सकते हो, आईसीआई की वेबसाइट है BOSLive.ICAI, ये वेबसाइट है। इस पे जाके आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट लॉगिन अभी नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं रहा ना। तो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है आपका क्वेश्चन बैंक का, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग या बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आता है। वहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो वो एमसीक्यूज आपको जरूर से करने हैं। ठीक है, एक बार भी कर लोगे ना तो भी मुझे लगता है सफिशिएंट है। लेकिन जब आप एमसीक्यूज करोगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है सर? सबसे पहले आपको सिर्फ रीड करना है, आपको कोई क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। ठीक है, लेकिन रीड कौन से करने हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले और थ्योरी वाले। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो क्वेश्चन करते टाइम, समझ आया कि भैया आपने क्वेश्चन देखा एमसीक्यू और उसमें आपको लगा नहीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, पर चेक करा तो आंसर ए है। तो अब आपने देखा कॉन्सेप्ट को कि यार हाँ मैंने कॉन्सेप्ट गलत समझ लिया था। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जहां पे आप एमसीक्यू करते टाइम, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, थ्योरी वाले की बात नहीं कर रहा, थ्योरी वाला तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या प्रैक्टिकल बेस्ड हो, अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको साथ साथ आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि डू राइट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द प्रॉब्लम फेस्ड, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हुई, एंड इट्स सोल्यूशन, और उसका क्या सोल्यूशन था, किस किस के लिए? कॉन्सेप्ट बेस्ड
प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू अगर आप करते हो तो आपको एक जगह पे इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब आप देखोगे ना, रिवीजन करोगे, और मतलब जब ऐसी चीजें आप जैसे रिवीजन करते करते एमसीक्यू पे भी ध्यान दोगे, या लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे भी जब 1.5 दिन हमें मिलता है उस टाइम पे भी रिवीजन करोगे, तो ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ये आपका टाइम बचाएगी बहुत ज्यादा। दूसरा, लिखने से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सर, एमसीक्यू की बात हो गई, इतने में आपका एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है एमसीक्यू में। उसके बाद सर स्ट्रेटेजी बताओ, पढ़ना कैसे है, चैप्टर्स बताओ। चलो मैं आपको अगर चैप्टर्स बताऊं तो सबसे पहले तो मैं एक अजम्पशन लेके ये चल रहा हूं, एक क्या मैं 2 अजम्पशन लेके चल रहा हूं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये आपसे एक अज्यूम करता हूं ये बातें। पहली चीज तो कि भैया आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, यानी आपने क्लासेस ली हैं, या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी है, दो में से एक चीज तो होगी कि भाई कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, यानी पहली बारी जो करना होता है हमें, जहां पे हमें चीजों को समझना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, वो सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, भले ही हमने लेक्चर्स लिए हो, भले ही हमने सेल्फ स्टडी करी हो। बात समझ आई। दूसरा अजम्पशन मेरा है कि भाई अभी तक आपने रिवाइज कर लिया होगा 100%, और ये रिवीजन आपकी होगी 1 टाइम, यानी अभी तक आप सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर पाए हो। 2 बार रिवाइज कर लिया फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा 2 बार में तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपने एक बार भी कर ली है तो भी मैं मान के चलूंगा कि ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अब कुछ लोग ये बोले सर हमने तो 100% रिवाइज ही नहीं करा, हमारा तो 80% रिवाइज हुआ है, या फिर अभी हमारा सिर्फ 20% रिवाइज हुआ है। तो भैया 80-20 में बहुत फर्क होता है। अगर अभी आपका 80% भी रिवाइज हो गया है तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपने अभी पहली रिविजन ही 20% करी है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है सच्ची, क्योंकि एक्चुअल में टाइम नहीं है ना भाई। या तो आप दोनों एक ग्रुप, या तो आप दोनों ग्रुप दे रहे हो या एक ग्रुप दे रहे हो, और ऑब्वियस बात है 20% पे मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ग्रुप के लिए भी सफिशिएंट हो गए, तो वहां तो भाई दिक्कत वाली बात है, वो तो आपको खुद से देखना पड़ेगा, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मान के चल रहा हूं आपकी जो रिवीजन है वो 100% या 80% के आसपास हो गई है, 70 होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं आपकी जो रिवीजन है वो 70% से लेके 100% एक बार तो कम से कम हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप ये काम करोगे। अब करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, देखो स्ट्रेटेजी जो हमारी होनी चाहिए, करना क्या है, देखो बहुत सारे टीचर्स जो है ना ऐसे बताते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये पहले कर लेना, ये कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसको बाद में उठाना, और ये सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको तो आप बिल्कुल लास्ट में उठाना। पर मुझे ये स्ट्रेटेजी, मैं रियली बताऊं, मुझे वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसका रीजन बताता हूं, देखो क्या रीजन है। अगर मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर है मटेरियल, मैंने मटेरियल उठा लिया, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने कर डाले। ठीक है, अब करने भी कैसे हैं वो भी बताऊंगा। फिर ऐसे मैंने लेबर उठाया, फिर ऐसे ही ओवरहेड उठाया, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन कर लिए सारे। ठीक है सर, मेरी रिवीजन हो गई, मैंने क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट वाले जितने भी थे उस सीक्वेंस के अंदर मैंने कर लिए। अब जब आया एग्जाम, तो एग्जाम में क्या आया सर, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस की खिचड़ी आती है। क्या मतलब सर, एग्जाम में है ना मटेरियल भी आएगा, एग्जाम में लेबर भी आएगा, एग्जाम में ओवरहेड्स भी आएंगे, पूरी खिचड़ी आती है उसमें तो। पर मैंने तैयारी कैसे करी है सर, मैंने तो चैप्टर वाइज तैयारी करी है, मैंने मटेरियल अलग पढ़ा, मैंने लेबर अलग पढ़ा, मैंने ओवरहेड्स अलग पढ़े, मैंने एबीसी अलग पढ़ा, मैंने कॉस्टिंग अलग पढ़ा। लेकिन करना क्या है मुझे, इन सब की खिचड़ी। सर इसकी तो तैयारी ही नहीं करी, बात समझ आ रही है। हाँ, कहीं बच्चे मॉक टेस्ट दे देते हैं और कहीं बच्चे अपने आप से भी करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम पढ़ते तो ऐसे ही हैं। तो मुझे रियली बताऊं, मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है, क्योंकि देखो मैं पहले से ही वार्निंग दे चुका हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप ये वाली कर लेना। लेकिन मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे भी सीए फाइनल के अंदर 80+ नंबर आए थे यही स्ट्रेटेजी को यूज करके। मैं क्या करता था, मुझे पता था एग्जाम में भाई मुझे सॉल्व तो क्वेश्चन पेपर करना है, तो मेरा ध्यान भी किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन एज वेल एज आंसर।
जब हम तैयारी करते हैं ना, रिवीजन करते हैं, तो हमारा सारा ध्यान पता है किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ आंसर पे, क्वेश्चन पे कभी ध्यान नहीं होता। ये बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि यार ये पढ़ा तो था पर कुछ तो अलग हो गया, क्योंकि आईसीआई देखो आपको कहीं ना कहीं तो घुमाता ही है क्वेश्चन में। तो अब क्या है, आप सारा ध्यान आंसर पे दे देते हो, क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से जब क्वेश्चन आता है तो आप देख नहीं पाते करना क्या है। तो इसलिए आपका ध्यान क्वेश्चन पे भी होना चाहिए और आंसर पे भी होना चाहिए। इसी वजह से मैं अपने क्लास के अंदर सबसे पहले कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और मैं टाइम भी देता हूँ 2 मिनट का कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो अपने आप से। चलो अब करना क्या है आपको, देखो जरा, सबसे पहले तो ग्रुप की बात करते हैं। भाई दो टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, एक तो बोथ ग्रुप वाले होंगे और एक होगा जो सेकंड ग्रुप वाले होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में तो ये है ही नहीं, तो फर्स्ट ग्रुप वालों की मैं बात नहीं करूंगा। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, या तो बोथ ग्रुप या फिर फर्स्ट ग्रुप, सॉरी सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं जरा बोथ ग्रुप वालों की। सर बोथ ग्रुप वालों के पास कितने सब्जेक्ट हैं? सर बोथ ग्रुप वाले के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। बोथ ग्रुप वालों के पास कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं बोथ ग्रुप के लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं कहता हूं ये 2 घंटे की स्ट्रेटेजी है, 2 घंटे फॉर 1 सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे देने हैं? 2 घंटे। जैसे कि एग्जाम्पल कि भी आपने जो भी अपना टाइम बनाया है, ठीक है, कितने हैं सर? 24 घंटे हैं हमारे पास एक दिन में, ठीक है। अब आपको करना क्या है 6 सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, हमारे पास देख 6, ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चलो हाँ आते हैं जरा वापस। तो हमारे पास कितने घंटे हैं टोटल? 24 घंटे हैं। सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, आपको करना क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं। मतलब सर सबसे पहले लेट सपोज आपने कहा कि भाई मैं फ्रेश माइंड से उठता हूँ या फ्रेश माइंड से उठती हूँ सुबह सुबह, तो भाई मैं सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट उठाती हूँ, और लेट सपोज आपने ऑडिटिंग उठाई। अब ऑडिटिंग में आप पढ़ कैसे रहे हो? बुक से पढ़ रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो? ठीक है, देखो वो भी मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपने ऑडिटिंग उठाई और ऑडिटिंग आपने करनी शुरू करी, तो आपको ऑडिटिंग ध्यान से याद रखना। जैसे ही आप शुरू करोगे, लेट सपोज आप शुरू सुबह के 6 बजे बैठ गए, नहा धो के, या नहाते भी नहीं अब तो, ठीक है, तैयार होके, और वहीं पे आपने अपना ब्रेकफास्ट भी रख लिया, खा रहे हो, और अब आप पढ़ने बैठ गए, तो याद रखना आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 2 घंटे। यानी कि जैसे ही 6 बजे आपने पढ़ना शुरू करा या 6:30 बजे पढ़ना शुरू करा, अच्छा एक चीज और बता दूं, 6:10 हो गए तो ये मत सोचना 6:10 हो गए तो चलो 20 मिनट और लगा लेते हैं, 6:30 बजे पढ़ेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। 6:10 हो गए तो 6:10 पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। तो लेट सपोज आपने 6 बजे पढ़ना शुरू करा, तो 6 से 7 1 घंटा, 7 से 8 2 घंटे हो गए, यानी 6 बजे आपने शुरू करा और कितने हो गए? 8 बज गए 2 घंटे में। तो जैसे ही 8 बजेंगे आपको ऑडिटिंग छोड़ देनी है। चाहे आप किसी आंसर के मिडल में हो, चाहे आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा हो जो आप सोच रहे हो कि ये कंप्लीट कर लूं, तो मत करना। 2 घंटे में एग्जैक्टली वहीं छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, चाहे आप आंसर के बीच में क्यों ना हो, बिल्कुल छोड़ देना, उठा के उसको साइड रख देना। फिर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट या 2 से 3 मिनट अपनी आंखें बंद करना, और जितना आपने 2 घंटे में पढ़ा है, एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करना कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, उसमें मैंने ये पढ़ा कि भाई इस तरह से था, इसके ऑडिटिंग में ये था। ऐसे करके आपने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगा लो, इससे ऊपर नहीं, 5 मिनट में आपने सब रिकॉल कर लिया। अब क्या हुआ इससे? पहली चीज तो हमारा जो माइंड है ना, उसकी कैपेसिटी ही बहुत कम है चीज़ों को, खासकर पढ़ने की चीज़ों को, क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम बहुत टाइम तक कर सकते हैं। जैसे मूवी देखते हैं 3 घंटे 5 घंटे, बिंज वॉचिंग कर लेते हैं सर 10 घंटे, लेकिन जहाँ पे हम पढ़ने की बात आती है ना, वर्ड्स की बात आती है, हम ज़्यादा उसमें हमारा दिमाग है ना कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन 2 घंटे तक तो इफेक्टिवली कंसंट्रेट करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको 2 आवर स्ट्रेटेजी बताई। अब क्या है कि भैया 2 घंटे आपने पढ़ा, 5 मिनट रिकॉल करा, तो अब वो चीज़ जो आपने अभी ताज़ा पढ़ी, जो आपके कॉन्शियस माइंड में थी, रिकॉल करके सब कॉन्शियस माइंड में भी चली गई। ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं, मैंने ये करा है। अब क्या हुआ सर, 8 बजे छूटा, उसके बाद फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे। लेट सपोज आपने उठा लिया अकाउंट्स,
ठीक है। अब 8 5 हो गए, 8 10 हो गए। अब आप 8 10 पे अकाउंट्स उठाओगे, इसको भी आपको 2 ही घंटा करना है, यानी 10 10। लेकिन सर अकाउंट्स के क्वेश्चन तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत टाइम लगता है। नहीं, सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं। सिर्फ कितना करना है? 2 घंटे। अगर आप किसी क्वेश्चन के मिडल में भी हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, बीच में 5 6 आइटम रह गई हैं, छोड़ देना। या फिर अभी आपने क्वेश्चन में ट्रेडिंग बना लिया, पीएनएल बैलेंस शीट रह गया है, नहीं करना, छोड़ देना। छोड़ देना, उसको वहीं छोड़ देना। उसके बाद फिर वही 5 मिनट बैठ के रिकॉल करना, हमने ये करा, इस क्वेश्चन में ऐसे करा, इस क्वेश्चन में ऐसे करा, ये आपको करना है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको एक बनाना है छोटा सा अपना, या कोई रजिस्टर आपको बनाना है। इस रजिस्टर के अंदर, ठीक है, हो सके तो हर सब्जेक्ट का अलग बना लेना, छोटा सा पतला रजिस्टर बनेगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। सेपरेट फॉर ईच, या फिर फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का अलग से बनाना। ठीक है। अब क्या होगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी पढ़ना कैसे है मैं वो भी बताऊंगा। 2 घंटे पढ़ना है, ये तो समझ आ गया। जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब जब प्रॉब्लम्स के आप सोल्यूशन देखोगे कि भाई ये करा कैसे हमने, तो उससे जुड़ा हुआ अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जिसमें आपने देखा यार ये क्वेश्चन तो इस कॉन्सेप्ट से है, उस कॉन्सेप्ट को आपको राइट कर लेना है, लिख लेना है उस रजिस्टर पे। और कैसे लिखना है? वो अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं है इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख लेना। जैसे कि कॉन्सेप्ट आया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आया लेबर का, कि भैया लेबर के अंदर, रोवान के अंदर ऐसे ऐसे होता है, रोवान वाले स्कीम में। ठीक है। अब आपने देखा अच्छा रोवान वाले में अगर इतना होगा तो ज्यादा जाने पे उसको कम भी हो जाएगा, उसका बोनस कम हो सकता है। तो आपको वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, भले आप उसको इंग्लिश में लिखो, भले आप उसको हिंदी में लिखो, या उसको इंग्लिश में लिखो, हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसे करके लिखो, लेकिन आपको लिखना जरूर है। ठीक है। कॉन्सेप्ट को राइट कर लेना है। उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिलती है कि भैया इस क्वेश्चन में तो ये, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी था पर एक छोटा सा पॉइंट घुमा रखा था, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा कि दोनों ग्रुप वालों के पास है 6 सब्जेक्ट। मैंने कितने घंटे बताया आपको? 2 घंटे। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? इसको ढंग से लिखता हूं। हमारे पास कुल मिला के टाइम कितना है सर? हमारे पास कुल मिला के टाइम है 24 घंटे। ठीक है। और 24 घंटे में से हमारे पास, मैंने आपको 2 घंटे की जो स्ट्रेटेजी बताई, तो उसमें हम यूज कितना करेंगे सर? 6 सब्जेक्ट हैं और 2 घंटे आप कह रहे हो, इसका मतलब हम कितने घंटे यूज कर लेंगे? 12 घंटे। अभी भी कितने घंटे बचे? 12 घंटे। कितने घंटे बचे? 12 घंटे। सर सोने का टाइम, स्लीप निकाल दो। अच्छा, स्लीप कितनी रखनी है? 8 घंटे ही रखनी है, याद रखना। कितने हो गए? 4 घंटे। अभी भी हमारे पास 4 घंटे बचे। 4 घंटे में हम बाकी काम भी तो करेंगे, अदर वर्क, जैसे डिनर करना हो गया। सर डिनर भी हम पढ़ते पढ़ते करते हैं। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग को पढ़ते पढ़ते डिनर मत करना, डिनर भी आराम से शांति में बैठ के, हाँ टीवी मत देखना लेकिन, और मोबाइल मत देखना कि डिनर करते हुए मोबाइल देख रहे हो। अकेले बैठ के कर लेना चाहे डिनर शांति से, या घर वालों से बातें कर लेना, लेकिन टीवी मोबाइल से दूर रहना क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अदर वर्क भी आप इसमें करोगे। लेट सपोज 2 घंटे। कितने घंटे बचे अभी भी आपके पास? 2 घंटे बचे। 2 घंटे अभी भी बचे आपके पास। अब इस 2 घंटे में, ठीक है, आप क्या करना है? आपको क्या करना है? आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेना। वैसे मैं 2 घंटे कहता था आपको, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेना इसके अंदर, जो भी आपका मन करे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट के 2-2 घंटे तो आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिए, अब कोई भी सब्जेक्ट 6 के अलावा, मतलब 6 के अंदर से ही कोई भी आपको लगता है कि यार ये मेरा मन कर रहा है आज करने का, वो कर लेना। ठीक है। लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे ही करने हैं। तो बाकी बचा हुआ आधा घंटा, बाकी बचे हुए आधे घंटे के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है। यानी कि अब मैं नहीं कह रहा पूरा आधा घंटा ही एक्सरसाइज होगी, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, जैसे लेट सपोज कि भैया 15 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज में क्या है? कुछ नहीं है, बस जंपिंग कर लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़े हाथ पैर हिला लो। ये करनी ज़रूरी है। देखो, क्योंकि क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, आप इतना अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के इतना ज़्यादा प्रेशराइज करोगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करेगी
कि भैया ये एकदम से मुझे तुम कैसी पोजीशन में ला रहे हो। तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और देखो 8 घंटे सोना भी है तो नींद भी अच्छी आएगी जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे। लेट सपोज 15 मिनट एक्सरसाइज करी और 10 मिनट मेडिटेशन करना है। 10 मिनट मेडिटेशन करना है कि भाई 10 मिनट आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान देना है। बताओ प्रोसेस समझ आ गया कि भाई 6 सब्जेक्ट है, 2-2 घंटे पढ़ने हैं। 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट होते हैं बिल्कुल छोड़ देना, उसके बाद 5 से 10 मिनट रिकॉल करना हमने क्या क्या पढ़ा, फिर अगला सब्जेक्ट उठाना, फिर 2 घंटे पढ़ना, फिर रिकॉल करना हमने क्या क्या पढ़ा। सेम स्ट्रेटेजी में यहाँ पे बात करता हूँ, सेम। बस अब यहाँ पे क्या फर्क हो गया सर, यहाँ पे ये फर्क हो गया कि जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी बोथ ग्रुप में मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, वही मेरे पास अब इस ग्रुप में, कौन सा ग्रुप है हमारा, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में कितने हैं, सिर्फ 1, 2 और 3, सिर्फ कितने हैं, 3 हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है। तो सेम यहाँ पे भी चलेगा, मतलब मेरे पास टाइम कितना है सर, मेरे पास टाइम है 24 घंटे। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट है वो 2 घंटे के हिसाब से मैंने यहाँ पे करा, तो कितने घंटे हो गए। अच्छा पहले तो स्लीप वाला टाइम हटा दो, स्लीप वाला टाइम हटाओ पहले तो। भैया मैं कितने देर सोऊंगा, हमें सोना है 8 घंटे। तो 8 घंटे सोने के बाद कितने बचे सर, 8 घंटे सोने के बाद हमारे पास बचे 16 घंटे, ठीक है। 8 घंटे सोने के बाद हमारे पास बचे 16 घंटे। अब इस 16 घंटे के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट है सर, 3 सब्जेक्ट है, और मैं कहता हूं 2 घंटे पढ़ना है, तो कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। कितने घंटे बचे सर, 10 घंटे बचे। तो इसका मतलब सर मैं बाकी 3 सब्जेक्ट भी दोबारा से रोटेट कर सकता हूं, बिल्कुल रोटेट कर सकते हो। तो जहां पे पहले वाले ग्रुप पे मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे तो मैं रोटेशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट तो कर रहा था, रिवीजन तो सारे सब्जेक्ट्स की हो रही थी, ठीक है। तो 2 घंटे ये हो गए, कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। कितने बचे, वही 4 घंटे। अब इस 4 घंटे में फिर दोबारा से यही करना है आपको, ये जो हमारे पास 4 घंटे बचे थे ना, अदर वर्क और ये सब, थोड़ा सा मेडिटेशन, ये सब आपको करना है। मैं श्योर शॉट बता रहा हूँ, ये करोगे तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बल्कि पास क्या, बहुत अच्छे नंबर भी आप अचीव कर सकते हो। बताओ आपको समझ आया कि पढ़ना कैसे है। अब क्वेश्चन अगला, पढ़ना क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं पढ़ना हमें क्या है, ध्यान देना। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपको अगर जो ठीक लगे वो आप करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डू नॉट टेक बुक मत उठाना। अब टाइम ही नहीं है बुक उठाने का, बुक मत उठाने बैठ जाना कि बुक पे से चैप्टर कर रहे हैं, नहीं, बुक मत उठाना। फिर नो आरटीपी, कोई आरटीपी मत करना, नो एमटीपी। हाँ लेकिन जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए वो जरूर कर लेना इसमें से। आरटीपी एमटीपी भी आपको नहीं उठानी है। उसके अलावा नो चैप्टर वाइज रिवीजन, कोई चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं होगी। बात समझ आई। ऐसा नहीं है कि मटेरियल इंपॉर्टेंट है मटेरियल करेंगे, लेबर इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा नंबर क्या आते हैं वो करेंगे, नहीं, कोई चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करनी। तो सर आप तो सब कुछ मना कर रहे हो, ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, तो करना क्या है मैं बताता हूँ ना क्या करना है। आपको क्या करना है, मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए, थ्योरी भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करने हैं। क्या डाउनलोड करना है, पास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकलने हैं। 100% कह रहा हूं, मोर देन 70% पेपर इसमें से आएगा। यानी अब आप सोचो, आपको जो लगता है ना कि यार हमारे पास काश क्वेश्चन पेपर होता और मुझे आंसर पता चल जाता, इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट आंसर मिल जाए तो हम वही करके चले जाए और हमारा काम बन जाए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ कि भाई यही करके चले जाओ, काम बन जाएगा। देखो 70% पेपर आपका इसी में से आएगा, बल्कि मोर देन 70% इसमें से आएगा। देखो ये ठीक कर लूँ पहले मैं, हाँ, पिछले 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर अगर मैं बात करूं तो ये हो गए आपके कहाँ से सर, ये आपके 2019 से हो गए,
2023 तक के, ठीक है। और ये जो 5 साल के पेपर हो गए आपके, ये 5 साल के पेपर अगर मैं कहूं तो ये 10 क्वेश्चन पेपर हो गए। और ये जो आपको निकालने हैं ना, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं निकालने, आपको निकालना है सॉल्व वाला। कौन सा निकालना है? सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। याद रखना, ये सॉल्व्ड होने चाहिए, यानी इनका आंसर भी इसी में ही हो, सजेस्टेड जिसको आप कहते हो, तो सजेस्टेड वाले आपको निकालने हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया सारे सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, क्वेश्चन पेपर मिला। आपको क्वेश्चन नंबर 1 उठाना है और क्वेश्चन नंबर 1 को अपने आप से रजिस्टर पे करना है, हाथों से करना है, ठीक है। और उसमें ऐसे जल्दबाजी मत करना कि जल्दी जल्दी करना, नहीं, अच्छा बहुत आराम से भी मत करना, टाइम नहीं है। तो जैसे आपको सही लगता है आप उसका आंसर करना शुरू करना। फिर आंसर करते करते जब आप बीच में अटक जाओ, देखो आंसर करते करते दो चीजें होंगी, आंसर करते करते आपके पास दो चीजें होंगी, या तो वैसे मैं बताऊं वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर अनसॉल्व। अनसॉल्व को आप कह सकते हो कि गलत हो गया, या 3 कह दो, सॉल्व हो गया, अनसॉल्व्ड, या फिर रॉन्ग हो गया। अगर वो सॉल्व हो गया, अगर वो सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाना कि हाँ भाई हमने इसका बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया बिना देखे। अगर वो अनसॉल्व्ड है, यानी कि भाई आप कर रहे थे, बीच में आप अटक गए, अब आपको लग रहा है कि अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप चेक करना सोल्यूशन को, सोल्यूशन देखना, उसी के साथ सोल्यूशन भी होगा, तो सोल्यूशन देखना कि सोल्यूशन में क्या कर रखा है। और अगर रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? सर सोल्यूशन देख के ही पता चलेगा। फिर जब आप सोल्यूशन देखोगे दोनों चीजों के लिए, एक तो अनसॉल्व हुआ तो क्यों हुआ, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, फिर मैंने जो आपको बताया इस रजिस्टर के बारे में, मैंने आपको कहा था ना कि भैया आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये वाला, ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया, तो भैया आपको इस रजिस्टर के अंदर, आपको इस रजिस्टर के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा कि भैया रीजन क्या थे, आपको लिखना पड़ेगा रीजन क्या थे। ये क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा इस रजिस्टर में कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन अनसॉल्व्ड रहा, या फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हो पाया या गलत हो गया है, अनसॉल्व्ड रहा या गलत हो गया है, ठीक है। यानी कि चेक रीजन इन सॉल्यूशन एंड राइट, और साथ साथ लिखना पड़ेगा इन रजिस्टर। जो भी आप रजिस्टर बनाओगे ना छोटा सा हर सब्जेक्ट के लिए, उसमें ये आपको करना पड़ेगा। बताओ समझ आया? उसके अलावा मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता था, जैसे देखो जो भी आप कहीं पे भी क्लासेस लिया आपने या सेल्फ स्टडी करी, तो आपने अपने एक रजिस्टर बनाया होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है जो मेरे से गलत हो गया है, या मेरे से इसका सोल्यूशन, अच्छा एक चीज और बताऊं, जो आपने सॉल्व करा होगा ना, अगर वो सही सॉल्व भी हो गया, अगर उससे जुड़ा भी कोई कॉन्सेप्ट है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगता है, तो वो भी आपको उस रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको फॉर्मल नहीं करना है, ये फॉर्मली नहीं लिखना है, आपको इनफॉर्मली अपनी लैंग्वेज में रखना है, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे हुआ। और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना कि पहले मैं मटेरियल करूंगा फिर मैं लेबर करूंगा, नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले करना है क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन याद रखना ये 2 घंटे तक ही चलेगा। यानी जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, सुबह के 8 बज रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का आधे आते ही क्वेश्चन नंबर 2 अभी हाफ में रह गया, तो वहीं छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आधा रह गया है, वहीं छोड़ देना। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाना आपको, फिर उसके बाद जब इसकी बारी आएगी, तो जो आपने आधा छोड़ा हुआ था इस क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर इसको यहां से शुरू करना। यानी अब मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दूं शुरू से लास्ट तक, मैंने अभी आपको क्या बताया, सम अप कर दूं, समराइज कर दूं। पहली चीज तो आपको पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन पेपर से, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। लेकिन जो आपका टाइम होगा इसमें, वो सिर्फ 2 घंटे का होगा। टाइम कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का। जैसे आपने क्वेश्चन शुरू करा,
क्वेश्चन और 2 घंटे कंप्लीट हो गए, भले ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो या ना हो, आपको छोड़ देना है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको फास्ट भी करना होगा, क्योंकि 2 घंटे में आप मान के चलो कम से कम 70% क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप ये रजिस्टर में ये भी लिखोगे नोट्स और ये, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी स्पीड कम हो जाए, तो 70 की जगह कम से कम 60% तो क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो, या 50% तो कम से कम क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो आपका 2 घंटे में। फिर आपको जो रजिस्टर बनाया आपने, उस रजिस्टर के अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे जो क्वेश्चन करते टाइम आपने गलतियां करी, जो क्वेश्चन करते टाइम आपने गलतियां करी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है कि 2-2 घंटे में करना है, रजिस्टर बनाना है, कॉन्सेप्ट अगर आता है, गलती कर जाते हो या फिर अनसॉल्व रहा तो किस रीजन से रहा, वो आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा कि भैया ये क्वेश्चन था, ठीक है, लेट सपोज दिसंबर 2021 में आया था और ये क्वेश्चन था मटेरियल का और इसमें ये वाली दिक्कत मुझे आई, और ये इनफॉर्मली लिखना है आपको, फॉर्मली नहीं लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये स्ट्रेटेजी है देखो मेरी पढ़ने की तो, और मैं भी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि भैया इसी से पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको कोई चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कोई लेस इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ 100% इंपॉर्टेंट है, सारा करके जाओ, तो आप सारा पेपर इसमें कर लोगे। और दूसरी आपको लिखने की आदत होगी। अच्छा ये चीज याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ कि ये लिखना है, क्वेश्चन पेपर लिख के सॉल्व करना है, ऐसा नहीं देख लेना अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता हो गया, ये क्वेश्चन मुझे आता हो गया, नहीं, आपको लिख के ही सॉल्व करना है सारा का सारा। इसी वजह से जब मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जो क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस के अंदर मैं हर चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर कराता हूँ, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाता हूँ एक साथ। इससे क्या होगा, इससे आपको मेमोरी के अंदर, देखो इससे आपके ना ब्रेन मेमोरी के अंदर क्या होगा, हर एक चैप्टर को उसी टाइम रिकॉल करने की आदत हो जाएगी कि अच्छा मटेरियल करा, अब अगला क्वेश्चन इसका है लेबर का, अच्छा उसके बाद एक्टिविटी का आ गया, उसके बाद मार्जिनल का आ गया, ऐसे करके आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि भैया मुझे हर सब्जेक्ट के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई आती है आईसीआई के क्वेश्चन के अंदर, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मुझे एक साथ रिकॉल करने होते हैं, वो आदत आपके दिमाग को बन जाएगी। तो भाई मैं ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैं भी यही फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। फिर भी मैं आपको अभी भी एक वार्निंग और दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही नहीं है सर, मैं तो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको सही लगा होगा, सही क्या मतलब आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। तो मिलते हैं बाद में, मतलब कभी भी हम मुलाकात होगी कहीं पे भी, और बेस्ट ऑफ लक आपको। होपफुली इस आप पहले ही अटेम्प्ट में या फिर जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट भी है, इस बार आप आराम से पास हो जाओगे और आप सीए फाइनल में आ जाओगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे अगली बार अगले किसी लेक्चर में, और तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।